everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में. इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन चैप्टर जो है ना, तो इस चैप्टर को आपने अलग अलग एस्पेक्ट्स पे समझ लिया, जान लिया, पढ़ लिया. तो आपने देखा, मैं एक बार सारी चीजें कंसोलिडेट करवा देता हूं, तो वो आसान रहेगा. तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है क्या आखिरकार. व्हाट आर द कॉजेस फॉर ग्लोबलाइजेशन? कमेंट सेक्शन में बताना. आप कॉजेस भी समझ लिए. और फिर हमने ये भी देखा कि ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना. अब जब मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है तो उसमें आपने क्या देखा कि उसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस अलग हैं, पॉजिटिव नेगेटिव समझे. हमने ये भी देखा कि उसके इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं. फिर साथ ही साथ कल्चरल कंसिक्वेंसेस क्या रहे ग्लोबलाइजेशन के, वो हमने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. अब बारी आती है इंडिया की. तो इंडियन पर्सपेक्टिव से ग्लोबलाइजेशन को समझा जाए कि इंडिया और ग्लोबलाइजेशन का क्या रिलेशन रहा है. ठीक है, इंडिया और ग्लोबलाइजेशन की अगर मैं ग्लोबलाइजेशन वर्ड को हटा दूं तो इंडिया में ये जो फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल्स, ठीक है, उसके बाद में आइडियाज और पीपल है, ये कैसा रहा है, वो चीज आपको यहां पे समझना है. वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट. क्लियर हुआ यहां तक? डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी. इस टेलीग्राम चैनल की लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है. साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है? साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड करना है, क्योंकि यहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. तो जो भी आप वीडियोस देखते हैं, पढ़ते हैं ना, ये सारा नोट्स आपको अनअकैडमी ऐप पर मिल जाएगा. कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, साथ ही साथ स्पेशल क्लासेस होती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है. आप ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हो चीजों को, जहां पे आपको स्कॉलरशिप एग्जाम्स वगैरह बहुत कुछ मिलेगा. और ये सारा सब कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर फ्री यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज. ठीक है, दी कोड इज DIGRAJ दिगराज. क्लियर है? चलिए, तो अब देखो इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, अगर इस चीज की बात करें हम, तो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमेना. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन कोई एक नया फिनोमेना नहीं है. ग्लोबलाइजेशन इज फ्लोज पर्टेनिंग टू द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कमोडिटीज, आइडियाज एंड पीपल go back several centuries in the Indian history. देखो, मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ये भी बताया था, मतलब आप बोल रहे हो सर आपने सभी बता दिया था. हाँ, सभी बता दिया था कि ग्लोबलाइजेशन आज की चीज नहीं है. ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले से रहा है. इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उस समय पे हमें रिमेन्स मिले हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के यहाँ पे. ठीक है, मतलब क्या है कि लोग तब भी इंटरकनेक्टेड थे, इंटरडिपेंडेंट थे. तब भी फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, कमोडिटीज, आइडियाज, ये सारी चीजें चलती थी. ठीक है, तब भी फ्लो ऑफ पीपल आपको देखने को मिलता था. बस ये है कि ग्लोबलाइजेशन आज के समय में बहुत तेजी से देखने को मिलता है. एंड द रीजन इज वेरी ऑब्वियस, क्या कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ठीक है, ये हमने पढ़ा. तो वैसे हम अगर इंडियन कंटेक्स्ट में भी देखें तो इंडिया विश्व से आज नहीं जुड़ा है, इंडिया विश्व से हमेशा जुड़ा हुआ रहा है. ठीक है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो अभी आप लोगों को ऐसा पूछा जाए कि ग्लोबलाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ, तो हम क्या कहते थे 1990s से इंडिया ग्लोबलाइज्ड हो गया. लेकिन क्या 1990s के पहले हम ग्लोबलाइज्ड नहीं थे? नहीं, हमने हमारे उस ग्लोबलाइजेशन के कह सकते हैं लेवल को और एनहांस कर दिया 1990s के बाद में थ्रू दी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1990s के बाद में, वहां से हमने पेस को तेज कर दिया है. बाकी अगर बात की जाए कि क्या हम जुड़े नहीं थे वर्ल्ड से, तो भैया हम वर्ल्ड से लाखों साल से जुड़े हुए हैं. ठीक है, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन रहा है कि वी आर ग्लोबलाइज्ड, वी आर कनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, फ्लो ऑफ गुड्स, कमोडिटीज, आइडियाज, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा. समझ में आ रही मेरी बात? तो उस सेंस में अगर हम देखें तो फ्लोज पर्टेनिंग टू द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कमोडिटी, आइडिया, पीपल गो बैक सेवरल सेंचुरीज इन इंडियन हिस्ट्री. तो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमेना. इज दैट क्लियर? अब आपको इस टॉपिक में जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन. तो इंडिया का जो ग्लोबलाइजेशन का फेज रहा है, वर्ल्ड के साथ में इंटरकनेक्शन रहा है, तो वो कॉलोनियल पीरियड में कुछ और रहा. ठीक है, इंडिपेंडेंस मिलते से कुछ और रहा. और 1991 के बाद में जो इंटरकनेक्शन और इंटरडिपेंडेंस है, जो फ्लो ऑफ कमोडिटी, कैपिटल, आइडियाज है, पीपल है, ये कुछ और रहा है. समझ में आ रहा है? तो आप अलग अलग फेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं. एंड हियर इज द क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू, क्या कि व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. तो आप कह सकते हैं वन ऑफ द फेज इज कॉलोनियल पीरियड, वन ऑफ अनदर फेज इज इंडिपेंडेंस, एंड द अनदर फेज इज आफ्टर 1991 के बाद में ग्लोबलाइजेशन का एक अलग दूसरा फेज आपको देखने को मिला. समझ में ये चीजें? तो ये स्टोरी है, इस स्टोरी को आपको कनेक्ट करके चलना है. समझ में आ रही है चीजें? अब अगर आप यहां देखते हैं तो कॉलोनियल पीरियड जो रहा है, तो कॉलोनियल पीरियड में क्या है, ब्रिटेन के एम्पीरियल एम्बिशंस रहे हैं बहुत ज्यादा. ब्रिटेन्स एम्पीरियल एम्बिशन कैसे कि ब्रिटेन हमारे ऊपर कब्जा करके बैठा, और ब्रिटेन ये चाहता था, क्या चाहता था कब्जा करने के बाद में? ब्रिटेन ये चाहता था कि यहां से ज्यादा रिसोर्सेज लेके मैं अपने आप को पावरफुल बना लूं. ठीक है, हम तो कॉलोनी थे ना उसके मात्र. तो उस समय पे इंडिया का
अगर जिसे देखें ग्लोबलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन, उस समय पे ग्लोबलाइजेशन इन द सेंस फ्लो, तो उस समय पे इंडिया से क्या फ्लो होता था, तो हम कुछ लेते नहीं थे, हम सब देते देते थे, ठीक है। तो इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स एंड अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो उस समय पे व्हाट वाज द प्रोसेस, व्हाट वाज द कह सकते हैं फ्लो पैटर्न इन इंडिया। तो फ्लो पैटर्न इंडिया में कैसा था कि वी बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल, ठीक है। हम यहां से, हमारे यहां से ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपनी इंडस्ट्रीज को, ठीक है, अपने आप को पावरफुल बनाना चाह रहे थे, तो वो यहां से पूरा रॉ मटेरियल ले जाते थे। जैसे आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा भी है क्या कि कॉटन जो था, तो कॉटन इंडिया से पूरा क्या, क्योंकि इंडिया में कॉटन, बेस्ट क्वालिटी कॉटन ग्रो किया जाता था, तो यहां से सारा कॉटन लेके जाते थे। वहां पे उन्होंने इंडस्ट्रीज लगा ली थी, तो अब इंडस्ट्रीज में कॉटन की खेती नहीं कर सकते ना, लेकिन उस कॉटन से कपड़ा बना सकते हैं। तो अब आएगा कहां से कॉटन, तो जहां प्रोड्यूस हो रहा है, जहां खेती की जा रही है, उनकी कॉलोनी थी इंडिया, यहां से ले जाते थे पूरा रॉ मटेरियल, वहां पे उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे, और वही फिनिश्ड प्रोडक्ट कपड़े बना के हमें पहना देते थे फिर, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि अगर हम इंडिया और ग्लोबलाइजेशन को समझें तो अलग अलग फेजेस में, जैसे आप देखेंगे तो वन ऑफ द फेज वाज कॉलोनियल पीरियड, एंड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स एंड द कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? ये आप कॉलोनियल पीरियड की बात कर रहे हैं। वैसे अगर आप इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का पैटर्न जो है, जो फ्लो पैटर्न है, वो चेंज होता है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वी डिसाइडेड टू मेक थिंग्स आवरसेल्व्स रादर देन रिलाइंग ऑन अदर्स। इंडिपेंडेंस के बाद में हमने क्या डिसाइड किया, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद में वी डिसाइडेड टू मेक थिंग्स आवरसेल्व्स, हमने खुद बनाना चालू कर लिया, ठीक है। फिर हमने कहा हम फिनिश प्रोडक्ट क्यों खरीदे, पहले तो मजबूरी थी, मार पीट के ले ही जाते थे वो लोग रॉ मटेरियल, और हमें पहना भी जाते थे कपड़े और टोपी भी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब जैसे आप देखेंगे तो अब जैसे अगर आप यहां पे देखने की कोशिश करोगे तो इंडिपेंडेंस के बाद में जो फ्लो पैटर्न है वो बदला। वी डिसाइडेड टू मेक थिंग्स आवरसेल्व्स रादर देन रिलाइंग ऑन अदर्स। वी आल्सो डिसाइडेड नॉट टू अलाउ अदर्स टू एक्सपोर्ट to us so that our producers could learn to make things, and this policy came to be known as protectionism, ठीक है। मैं समझाता हूं जैसे क्या है कि देखो, जब हम कॉलोनियल रूल के अंडर में थे, मतलब जो कॉलोनियल पीरियड था, तो तब तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते थे आप, ठीक है, तब आपके पास में राइट्स ही नहीं थे बोलने के। लेकिन जब आजादी मिल गई तब वी हैड द ऑप्शन, ठीक है, तब हमारे पास में ऑप्शन था कि वी कुड डिसाइड कि किस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन का पार्ट होंगे। इंटरकनेक्शन, इंटरडिपेंडेंस हमेशा से रही है, हम उसमें किस तरह से पार्ट लेंगे, ठीक है। तो जैसे ये इंडिया है, अगर ये इंडिया है, अच्छा है मेरा देश सुंदर, ठीक है, ये इंडिया है अगर, तो अगर आप जैसे देखेंगे तो पहले क्या होता था कि ब्रिटिशर्स हमें कपड़े एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो इंडिपेंडेंस के बाद में हमने ये डिसाइड करा कि हम किसी से एक्सपोर्ट नहीं लेंगे, रादर देन वी विल फोकस ऑन क्रिएटिंग द गुड्स बाय आर ओन, ठीक है। हम अपने गुड्स हम खुद बनाएंगे, ठीक है, शर्ट टाइप है कुछ, तो हम अपने गुड्स खुद बनाएंगे। और हम अपने गुड्स खुद कौन बनाएंगे, तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर खुद चरखा चलाएंगे वहां, मतलब कि हम अपने जो लोकल प्रोड्यूसर से उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए आप क्या देख रहे हैं यहां पे कि वी ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू अलाउ अदर्स टू एक्सपोर्ट टू अस, ठीक है, सो दैट आवर ओन प्रोड्यूसर्स कुड लर्न टू मेक थिंग्स। और उन्हें जब आपने प्रोटेक्शन देना चालू किया कि हमारे अपने प्रोड्यूसर्स कब बना पाएंगे कुछ भी, जब उनको बाहर के प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, कंपटीशन नहीं मिलेगा, तो हमने हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को बचाना स्टार्ट किया, ठीक है। हमने हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को बचाना स्टार्ट किया, और जब हमने हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को बचाया तो वो क्या कहलाया, प्रोटेक्शनिज्म कहलाया। प्रोटेक्शनिज्म समझ में आया? मैं आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी नेट है जो, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नेट हो गया, प्रोटेक्शनिज्म हो गया, ठीक है, तो मैकडोनल्डाइजेशन हो गया, ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड उठा के पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन में, बनेगा, ठीक है, ये बनना चाहिए। तो इस तरह से ये वर्ड जो है ये उठा के क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको उस पर क्या क्लैरिटी रखना है, ठीक है, क्या क्लैरिटी रखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फाइन, प्रोटेक्शनिज्म आ गया समझ में। तो while some advances were made in certain arenas, critical sectors such as health, housing and primary education did not receive the attention they deserve, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जब हमने प्रोटेक्शनिज्म पे फोकस किया तो हमने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस किया, ठीक है। तो while some advances were made in certain arenas, तो जैसे हमने कह सकते हैं कि जो हेवी इंडस्ट्रीज है उस पे फोकस किया, तो हमने BHEL वगैरह ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना ली। लेकिन जो कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स थे शायद जिन पे ध्यान दिया जाना चाहिए था, जैसे हेल्थ, हाउसिंग, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, ये उतना अटेंशन मिल नहीं पाए इन एरियाज को। उस कारण से क्या होगा, उस कारण से ये एरियाज क्वालिटी से डिप्राइव्ड रहेगा, और इसी कारण से फिर प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री देना पड़ेगी। तुम जाओ, तुम जरा करके बताओ कि क्वालिटी क्या होता है, तुम जरा करके बताओ कि क्वालिटी क्या होता है, ठीक है। तो इंडिया हैड अ फेयरली स्लगिश रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको यहां समझना होगा, इंडिया हैड अ फेयरली स्लगिश रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब क्या कि हमने इकोनॉमी हमारी बहुत ऐसे बूम नहीं कर रही थी, बहुत
धीरे धीरे खिसक खिसक इकोनॉमी बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि वी वर रिलाइंग ऑन दी आइडिया ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, जहां पे हम कंपटीशन में कूदना नहीं चाह रहे थे, उल्टा हम क्या करना चाह रहे थे, मजबूत बनने की कोशिश कर रहे थे, हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को बनाने का प्रयास कर रहे थे कि वो मजबूत हो जाए। ठीक, तो कॉलोनियल पीरियड में क्या ग्लोबलाइजेशन के टुवर्ड्स आउटलुक रहा इंडिया में, इंडिपेंडेंस के बाद क्या आउटलुक रहा है, फिर उसके बाद में आता है ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर 1991। 1991 के बाद में क्या होता है, 1991 में जैसे आप देखेंगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, हमें वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ता है लोन लेने के लिए। हम जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, आइए स्वागत है आपका। उन्होंने वो तो तैयार लेके पैटे की मतलब पैसों की पेटी लेकर तैयार खड़े थे कि ले जाओ पैसे, लेकिन मतलब में क्या है कि इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दो। ये जो प्रोटेक्शनिज्म खेल रहे हो, तो ट्रेड बैरियर्स हटा दो, ताकि क्या हो, ताकि मैंने बताया ना कभी कभी क्या होता है, वॉलंटरी रूप से आपको ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कभी वॉलंटरी होता है कि देश खुद अपने रिस्ट्रिक्शंस हटा के ओपन कंपटीशन कर रहा है। ठीक है, समटाइम्स इट इज बीइंग फोर्स्ड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पावरफुल कंट्रीज। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और पावरफुल कंट्रीज क्यों बोलेगी कि ट्रेड बैरियर्स हटाओ, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करो? क्योंकि वो पावरफुल कंट्रीज अपनी कंपनीज को एंट्री दिलवाना चाह रही होगी उन कंट्रीज के मार्केट में जिन्होंने अभी तक अपना मार्केट खोला नहीं था। तो इंडिया ने अभी तक अपना मार्केट क्या है, प्रोटेक्ट करके रखा था, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी थी। लेकिन 1991 के बाद में क्या होता है, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं देश में, ठीक है, एंड द डिजायर फॉर हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और हमें ग्रोथ भी चाहिए थी, तो क्या होता है, इंडिया एम्बार्क्ड ऑन द प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट sought increasingly to deregulate various sectors including trade and foreign investment। तो हमने क्या कर दिया, हमने सोचा कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी चाहिए, क्राइसिस भी है, पैसा कहां से मिलेगा, वर्ल्ड ट्रेड मतलब जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह के पास गए, उन्होंने बोल दिया ठीक है वी आर रेडी टू गिव यू लोन्स, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना पड़ेंगे। तो उसमें हमने क्या करा, हमने डीरेगुलेट किया फॉरेन ट्रेड को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। तो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जब डीरेगुलेट कर दोगे तो वो जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनकी कंपनियां आपके देश में आने लगेगी। ठीक है, और इस तरह से ग्लोबलाइजेशन, वो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है, एजेंट्स हैं, एजेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो इंडिया में और तेज हो गई। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया इंडिया और ग्लोबलाइजेशन का क्या संबंध है। ठीक है, क्या संबंध है इन कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस। तो ब्रिटिश पीरियड में ग्लोबलाइजेशन अलग पैटर्न में फ्लो हो रहा था, इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में आफ्टर इंडिपेंडेंस टू 1991 जो फेज रहा, वहां पे इंडिया में ग्लोबलाइजेशन अलग पैटर्न में फ्लो हो रहा था, और 1991 के बाद में इंडिया में ग्लोबलाइजेशन अलग पैटर्न में फ्लो हो रहा था। इज दैट क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो क्या है सबसे बढ़िया चीज जो लगती है मुझे, वो कंक्लूजन बहुत अच्छा दे देता है। तो कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो तीनों फेज लिखने के बाद में कंक्लूजन देना है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो क्या देंगे, व्हाइल इट मे बी टू अर्ली टू से हाउ गुड दिस हैज बीन फॉर इंडिया। मतलब ये अभी हमने अलग अलग फेजेस देखे हैं, अब वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ग्लोबलाइजेशन का, वो भी हमने देखा था हर सेंस में, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल। तो इंडिया के केस में ये सही है, गलत है, सही है या नहीं है, ये कहना अभी बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। ठीक है, अभी बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। द अल्टीमेट टेस्ट, ठीक है, द अल्टीमेट टेस्ट इज नॉट हाई ग्रोथ रेट्स एज the ultimate test is not high growth rates as making sure that the benefits of growth are shared so that everyone is better off। ठीक है, तो सही है गलत है वो कहना तो अभी जल्दीबाजी है, लेकिन अल्टीमेट टेस्ट ग्लोबलाइजेशन का यही है कि हाई ग्रोथ रेट अगर हो रही है ग्लोबलाइजेशन, नो डाउट, जैसे 1991 के पहले 2%, 3%, 4% की ग्रोथ रेट से हम बढ़ते थे आगे, लेकिन फिर क्या है, लिबरलाइजेशन होने के बाद में 9% की ग्रोथ रेट से इंडिया जैसे आगे बढ़ा इकोनॉमी। तो हाई ग्रोथ रेट जो है ना, ये तो दिखिए हमें, लेकिन अल्टीमेट टेस्ट इसी चीज में कि हाई ग्रोथ रेट जो है ना, तो इससे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ये सभी लोगों के बीच में शेयर्ड होना चाहिए। दिस इज द कंक्लूजन। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन, वेरी सिंपल। आया समझ में? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आए कि इंडिया और ग्लोबलाइजेशन की कहानी क्या रही है। ठीक है, डिफरेंट फेजेस क्या रहे इंडिया के व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के अगर जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, अगर किसी चीज का कुछ दुष्प्रभाव है तो उसके अगेंस्ट में आप क्या करते हैं, रेजिस्टेंस भी शो करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या रहा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं चीजें आपको यहां तक क्लियर है। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।